नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम कानूनी सलाह में। हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए विषय पर कानूनी मशवरा लेकर। आज के इस अंक में हम बात करेंगे इंश्योरेंस और कंज्यूमर के अधिकारों के बारे में, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज के हमारे विषय विशेषज्ञ हैं एडवोकेट रविंद्र प्रसाद तिवारी, जिन्हें भोपाल में इंश्योरेंस के विषय पर प्रैक्टिस करते हुए लगभग 40 वर्षों का लंबा अनुभव है। इस विषय पर सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये एक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। आप टेलीफोन के माध्यम से हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और हमारे विषय विशेषज्ञ आपको आज के विषय से संबंधित उचित कानूनी मशवरा देंगे। टेलीफोन नंबर्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। नंबर्स हैं 0755-260049 और एक टोल फ्री नंबर भी है जो है 1800-233-0040। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। तिवारी साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंश्योरेंस को आप आम भाषा में किस तरह हमारे दर्शकों को समझाएंगे। क्या होता है इंश्योरेंस? बीमा जो है सामान्य रूप से देखा जाए तो 3 प्रकार के बीमा होते हैं जी। एक सामान्य बीमा जिसमें मोटर, फैक्ट्री, मकान, अनेक तरह के जो है उसमें बीमा कवरेज होते हैं। एक होता है जीवन बीमा जिसमें व्यक्ति के जीवन को कवर किया जाता है जी। और तीसरा बीमा होता है फसल बीमा जिसमें किसानों की खेती जो नुकसान होती है प्राकृतिक आपदा से हो या उपज में कमी हो, किसी कारण से सिंचाई उचाई नहीं हो पाती है, तो अगर पैदावार कमी होती है उसमें तो उसमें भी उनको मुआवजा देने का प्रावधान दिया हुआ है। जी जी जी। तो इंश्योरेंस का महत्व भी बताएं कि कहीं ना कहीं हम सभी को इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। किस किस स्तर पर कितनी अहम रखती है ये इंश्योरेंस की बात? देखिए, बीमा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जी। और बीमा एक संविदा भी है। और जैसा भी कोई भी अगर अपन सामान उपयोग करते हैं, गाड़ी हो या कोई संस्थान चलाते हैं, तो उसमें निश्चित है कभी ना कभी कोई क्षति होती है और वो क्षति आकर नहीं बताती कि पहले से आपको आभास हो कि अब क्षति होने वाली है। तो उन क्षतियों से व्यक्ति को अचानक नुकसान ना हो, इसलिए बीमा पॉलिसी लेना चाहिए। और हम यह एक संदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार और बच्चों की भी सुरक्षा की दृष्टि से जीवन बीमा भी लेना चाहिए। अचानक जो है कोई व्यक्ति है, मुखिया है, और वो उसका कहीं से हादसे में डेथ हो जाती है, तो उसके परिवार वालों को बहुत सफ़र करना पड़ता है, इसलिए जीवन बीमा भी लेना बहुत आवश्यक है। जी जी जी। हम इंश्योरेंस के सभी पहलुओं पे बात करेंगे, लेकिन इसी के साथ एक ऐसी बात है, इसी बीच में हमारे साथ एक हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं दमोह से, श्री महेंद्र पटेल। हम उनसे जानना चाहेंगे उनका सवाल। स्वागत है आपका महेंद्र जी। मेरा सवाल, श्रीमान जी को नमस्कार है। मेरा सवाल ये है कि बीमा करवाना कितना जरूरी है आज की भागम भाग जिंदगी में, और बीमा आदमी करा तो लेता है पर उसकी जानकारी है जो एजेंट लोग होते हैं वो पूरी तरह देते नहीं। इसके लिए थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालो। देखिए, बीमा जो है, अगर आपने गाड़ी आप उपयोग कर रहे हैं तो गाड़ी का बीमा आवश्यक है। उससे ये फ़ायदा होता है, आप गाड़ी चलाते समय कहीं किसी को टक्कर मार देते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं, तो संपूर्ण जिम्मेदारी मुआवजे की जो है बीमा कंपनी उठाती है। और आजकल मुआवजा जो है गिरी से गिरी हालत में कोई मज़दूर को भी अगर आपने टक्कर मारी है तो उसका 8 से 10 लाख रुपए का मुआवजा बनता है। और मुआवजे की गणना जो है ये सैलरी के आधार पर होती है। चाहे वो मज़दूर होए तो मज़दूर की भी जो कलेक्टर दर है उसके आधार पर तय होगी मुआवजा की राशि, या अगर कोई सैलरी पेड एम्प्लॉई है तो उसकी वेतन के आधार पर होगी। इसलिए अगर आपने बीमा कराया है और टक्कर हो जाती है तो संपूर्ण मुआवजे की जवाबदारी बीमा कंपनी की होगी। और इसी प्रकार अगर आप कहीं जीवन बीमा की लेते हैं, बीमा कराते हैं, तो उसमें आपके परिवार के सदस्य लोग सुरक्षित रहते हैं। ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। ये महेंद्र पटेल जी का क्वेश्चन था जो दमोह से हमारे साथ जुड़े थे। इसी के साथ सर, ये तो आपने हमको 2 एग्जांपल्स दिए। हाल ही में जो है अनटाइमली जो बरसात हो रही है, हमारे बहुत से किसान भाई हैं, किसान दर्शक हैं जो कार्यक्रम के माध्यम से जानना चाहेंगे कि फसल बीमा जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी ऐसी बहुत सी पॉलिसीज़ और स्कीम्स हैं जो चल रही हैं किसानों की फसल के। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। किसान हमारे अन्नदाता हैं और केंद्र सरकार ने
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक स्कीम लॉन्च की है और उसमें किसानों को जो है बहुत फ़ायदे दिए हैं। प्राकृतिक आपदा से अगर उनकी फसल नुकसान होती है जी। या किसी कारण से सिंचाई कम हुई हो और उपज में कमी अगर पाई जाती है तो उसके आधार पर भी जो है बीमा कंपनी मुआवजा प्रदान करती है किसानों को। और यह स्कीम केंद्र शासन ने बनाई है और इसे राज्य शासन की मदद से इसको क्रियान्वयन जो है किया जाता है। जी जी। तो जैसे जनरली अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो ऐसा होता है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर टाइम तक उस पॉलिसी को कायम रखा है तो ही आप अलग अलग तरह के हेल्थ बेनिफिट्स या जो उसकी बिलिंग होती है, अलग अलग तरह की सर्जरीज, ऑपरेशंस या ट्रीटमेंट के लिए जो बिलिंग होती है, तभी वो उसके लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कैटरैक्ट की बात है तो आपने इतने टाइम पॉलिसी चलाई तो ही आप उसे कैटरैक्ट की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो क्या फसल बीमा में भी ऐसा होता है कि किसान भाइयों ने अगर टाइमली नहीं लिया है और अभी इस वक्त जो अनटाइमली बरसात के कारण उनकी फसलों को नुकसान हुआ है तो वो इमीडिएटली क्या इंश्योरेंस की स्कीम का कोई लाभ ले सकते हैं? देखिए, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई गई है जी, वो उसमें बहुत से पहलू हैं। उसमें ऐसा कोई समय सीमा नहीं है और इसमें व्यक्तिगत स्तर पर भी जो है क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है जी, और सामूहिक रूप से भी पूरे इलाके का को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है। जी। लेकिन इसमें व्यक्तिगत स्तर पर तब दिया जाता है जब आपकी कोई व्यक्तिगत किसी एक विशेष की जो है खेती जो है खराब हुई हो, बाढ़ में हुई हो या कहीं प्राकृतिक आपदा में केवल एक अमुक कुछ लोगों के खेत खराब हुए हों, तो ऐसी स्थिति में जो है उनको व्यक्तिगत स्तर पर क्लेम करना पड़ता है, तभी उनको मुआवजा मिलेगा। जी, जी। अगर पूरे गांव में या पूरे इलाके में अगर नुकसान हुआ है तो सो मोटो जो है गवर्नमेंट जो है डाटा इकट्ठा करती है और उसके आधार पर बीमा मुआवजा प्रत्येक किसान को दिया जाता है। जी जी जी। इसके लिए हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आप जागरूक हो और अपने अधिकारों का पूरा लाभ लें। अगर ऐसी कोई सरकारी स्कीम है तो उसके लिए सभी को इन अ ग्रुप या जिसको नुकसान हुआ है सरकार सू मोटो यानी स्वयं ऐसे फैसले लेगी या फिर आप अप्रोच ज़रूर करिए और अपने अधिकारों का पूरा लाभ लें, अलर्ट रहें। जैसे किसी भी व्यक्ति को, जैसे हमने थोड़े समय पहले बात भी की थी, अलग अलग तरह के लिए अलग अलग तरह की इंश्योरेंस स्कीम्स होती है, कैसे चुनाव करना चाहिए? क्योंकि मार्केट में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि इंश्योरेंस करते हैं और इसी के साथ प्राइवेट भी बहुत सारे हैं। तो क्या इनमें कुछ फ़र्क होता है या दोनों का उद्देश्य और पैटर्न सेम होता है? देखिए, मार्केट में जो है बहुत सी बीमा कंपनियां आ गई हैं। शासन की 4 बीमा कंपनियां हैं और बाकी प्राइवेट काफ़ी कुछ आ गई हैं जी। लेकिन सबका जो है कंट्रोल जो है उस पे है। तो इसमें ये भ्रम उत्पन्न ना करें या लोगों में जो एक भ्रम की माने शंका उत्पन्न हो रही है कि प्राइवेट कंपनी हमको क्लेम देगी नहीं देगी, ये आशंका जो है बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। सबका कंट्रोल जो है IRDA जो है बीमा कंपनी का एक मुखिया है, वो उसके ऊपर जो है कमांड करता है जी। और जो नियम कानून है, चाहे वो सरकारी बीमा कंपनी हो चाहे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हो, सबके नियम कानून एक हैं। प्रीमियम राशि में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है क्योंकि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय इकट्ठा करने के लिए वो हो सकता है अपने प्रीमियम जो है कम चार्ज करें। और वो कम चार्ज कहाँ से करेंगे? जो एजेंट और डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं या जो अधिकारी होते हैं वो अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए अपने हिस्से की कमीशन राशि प्रीमियम में कम कर देते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम कम लेती है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, प्रीमियम सबके बराबर है। जी जी जी। ये एक इंटरनल मैनेजमेंट है। जैसा कि हमको तिवारी साहब ने बताया कि आप चुनाव करते समय इस बात के लिए बिल्कुल भी अपने मन में डिससेटिस्फैक्शन ना रखें कि आप गवर्नमेंट कंपनी से इंश्योरेंस करवा रहे हैं या प्राइवेट कंपनी से करा रहे हैं। इसी के साथ सर एक जो कॉमन बात है जो मैंने स्वयं भी महसूस की है, इंश्योरेंस जब करवाते हैं तो उसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं और जब भी हमें कोई एजेंट या हम स्वयं भी जब ऑनलाइन इंश्योरेंस चूज़ करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अटेंशन से उसे पढ़ते नहीं हैं, साइन कर देते हैं। तो अगर साइन करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें समझ आ जाए कि नहीं, हमें ये पॉलिसी नहीं चाहिए या ये तो हमारे पर्पस को सॉल्व नहीं कर रही है या हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये कब तक हम बोल सकते हैं बिना किसी फाइनेंशियल लॉस के? देखिए, अगर जीवन बीमा पॉलिसी ली है तो उसमें एक क्लॉज होता है फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड में
उसका टाइम जो है 15 दिन का दिया हुआ है। आपके पास पॉलिसी पहुंची और उससे 15 दिन के अंदर यदि अगर आपने पॉलिसी का अध्ययन किया और आपको ये लगता है कि ये पॉलिसी हमारे लिए उपयुक्त नहीं है या किसी कारण से कि हम इतना बड़ा अमाउंट प्रीमियम के मद में नहीं दे सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आप वो 15 दिन के अंदर पॉलिसी को वापस लौटा सकते हैं और बीमा कंपनी आपका एक भी पैसा नहीं काटेगी और आपको पूरा की पूरा प्रीमियम वापस कर देगी। जी। अब रही बात जनरल इंश्योरेंस कंपनी की, अगर आपने गाड़ी का या फैक्ट्री का किसी संस्थान का कोई अगर आपने बीमा कराया है और किसी कारण से आपको पॉलिसी नहीं जम रही है या किसी कारण से कभी कभी दो दो पॉलिसियाँ इश्यू हो जाती हैं, आपने नई गाड़ी ली, डीलर ने आपको टाइमली बीमा पॉलिसी नहीं दी और आपको ये लगा कि डीलर ने बीमा नहीं कराया है, हमको भी कराना है, तो डीलर ने अलग से एक पॉलिसी लेके रख ली और आपने अलग एक बीमा करा लिया। बाद में आपको 1 महीने के बाद मालूम चलता है कि हमारी गाड़ी की तो दो दो पॉलिसी हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में आप दोनों में से कोई भी पॉलिसी को निरस्त करा सकते हैं और जितने दिन पॉलिसी चल चुकी है उसका प्रो बेटाबेस के आधार पर जो है प्रीमियम काट कर आपको शेष राशि वापस कर दी जाएगी। ये बहुत अहम है, ऐसा हो जाता है अनजाने में कई बार। इसी के साथ एक सवाल ये भी उठता है जो मैं इसके बाद आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। क्या होता है कि ऑनलाइन पॉलिसीज़ अगर हम एक बार ले लेते हैं तो बहुत से ऐसे प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि अलग अलग तरह से हमको इंस्पायर करते हैं कि आप ये पॉलिसी ले लीजिए, वो पॉलिसी ले लीजिए। तो मैन्युअली या कहीं ऑफिस में जाकर पॉलिसी लेने के या रिन्यूअल कराने के बदले हम ऑनलाइन प्रेफर करते हैं, वो भी रिन्यू कर देते हैं और हमारे घर में जो हमारी केयर करते हैं वो मैन्युअली जाके कहीं से ले लेते हैं। तो ये तो फिर सर इसमें ऐसा कुछ होता है कि पहले ऑनलाइन हुआ या पहले मैन्युअल हुआ तो हमें उस आधार पे चूज़ करना है या सिर्फ ये हमारी चॉइस है? आपकी चॉइस है, आप कभी भी कर सकते हैं। मैनुअल पॉलिसी को भी आप ऑनलाइन रिन्यू करा सकते हैं और ऑनलाइन पॉलिसी को भी आप मैनुअल जाके रिन्यू करा सकते हैं। उसमें एडिशन ऑल्ट्रेशन का भी है प्रावधान है, आप उसमें एडिशन ऑल्ट्रेशन करा सकते हैं, अपना कवरेज बढ़ा सकते हैं। एक बहुत अहम बात यह है कि आप पॉलिसी लेते हैं, कई लोगों को ज्ञान नहीं रहता है, वो उन्होंने पॉलिसी आज समझ लीजिए 2001 में पॉलिसी ली और उसमें कवरेज उन्होंने 5,000 का कराया मेडिकल का और वो 10 साल तक 5,000 में ही चलाते चले आ रहे हैं। 10 साल में महंगाई इतनी बढ़ जाती है, तो इसलिए ये प्रावधान रखा गया है कि आप उसका सम इंश्योर्ड जो है समय समय पर बढ़ाते चले जाएं। तो उसके हिसाब से प्रीमियम भी थोड़ा बढ़ता जाता है और आज महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई तो सम इंश्योर्ड भी आपको अपना देख कर ही चूज करना चाहिए। जी। कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए इंश्योरेंस लेते समय? बीमा लेते समय आपको ये देखना चाहिए कि नंबर 1 तो ये है कि आपकी अगर गाड़ी का बीमा कर रहे हैं तो गाड़ी कौन चलाएगा। अगर आप खुद चला रहे हैं तो आपका व्यक्तिगत बीमा कवरेज भी होना चाहिए। अगर आपने ड्राइवर रखा है, वेतनभोगी ड्राइवर है, तो उसका भी आप कवरेज कराइए। एक मानवता है, कल को कहीं खुदा ना खास्ता कहीं ड्राइवर की कहीं डेथ हो जाती है या ड्राइवर को कोई नुकसान होता है तो आपकी बीमा कंपनी ड्राइवर को भी कुछ मुआवजा दे ताकि उनके परिवार को कुछ सहारा हो सके। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने ड्राइवर रखा है तो ड्राइवर को भी कवर कराइए। अगर आप खुद गाड़ी चला रहे हैं तो अपना भी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का भी कवरेज कराइए। इसमें पीछे बैठने वाले लोगों को कवर कराने की आवश्यकता नहीं होती यदि अगर आपकी पैकेज पॉलिसी है तो। पैकेज पॉलिसी में सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी गाइडलाइन दे के रखी है कि अगर पैकेज पॉलिसी है तो उसमें पीछे बैठने वालों का अलग से प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक्ट पॉलिसी है, लायबिलिटी पॉलिसी है, तो उसमें फिर आपको एडिशनल प्रीमियम, जितनी भी सवारियां गाड़ी में बैठती हैं उन लोगों का आपको एडिशनल प्रीमियम देकर उनको कवर कराना चाहिए। जी। जैसे आपने बताया कि ये बिल्कुल सही है कि मानवता है कि हमारी गाड़ी अगर कोई भी ड्राइवर चला रहे हैं तो उनका इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये ड्राइवर का जो पद है उस पद के हिसाब से इंश्योरेंस होगा या इंडिविजुअल उनका नाम और डेजिग्नेशन, क्योंकि ड्राइवर भी बदल जाते हैं? हाँ, तो वो कैसे होता है? मोटर पॉलिसी में जो है ड्राइवर का नाम देने की आवश्यकता नहीं है। उसमें वर्ड है कि पेड ड्राइवर होना चाहिए, पेड ड्राइवर का होना चाहिए, उसके पास लाइसेंस जो है पेड ड्राइवर का होना चाहिए, लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, नाम की ज़रूरत नहीं है। बस ये देखा जाएगा कि एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, घटना के समय वास्तव में ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, जो गाड़ी चला रहा था उसी को मुआवजा दिया जाएगा। जी। इसमें नाम देने की आवश्यकता नहीं रहती। कई बार लोग ऐसे ड्राइवर्स को अपॉइंट कर लेते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होते हैं, 3 दिन 5 दिन, तो फिर उस तरह का कोई डॉक्यूमेंट दिखाना उसमें होगा? भी कोई डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जब घटना होगी तो एफआईआर में साफ आ जाएगा कि ड्राइवर कौन था। और वो ड्राइवर था, आपका फैमिली मेंबर नहीं था,
बिल्कुल मुआवजा मिलेगा। जी, अब आपने क्योंकि ज़िक्र कर ही दिया है तो फिर हमें ये भी बताइए कि अनकॉल्ड फॉर जो सिचुएशंस होती हैं, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, तो कितने टाइम में इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए रिपोर्टिंग होना ज़रूरी है? क्या देखिए, प्रावधान है? एक्सीडेंट होने के बाद जो है 2 प्रकार के क्लेम होते हैं। जी। एक होता है जनहानि, किसी थर्ड पार्टी को चोट लगी है उसका क्लेम होता है, उसके लिए जो है 1 साल का पीरियड अभी नए 1 एक्ट में साल आ का, गया है। जी। 1 साल के अंदर आपको मुआवजे के लिए आपको आवेदन लगाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और अगर गाड़ी का डैमेज है तो आपको इमीडिएट बीमा कंपनी को सूचना देना पड़ेगा। इमीडिएट वर्ड यूज़ किया गया है। इमीडिएट का जो है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे के रखी है कि कम से कम जो है 2 दिन के अंदर आपको सूचना देना चाहिए। और यदि अगर कमर्शियल गाड़ियां हैं तो उसके लिए तो जो है स्पॉट सर्वे होता है, तो उसके लिए तो गाड़ी आपको उठाना नहीं चाहिए। जहाँ पर गाड़ी आपकी डैमेज हुई है वहाँ आप पड़े रहने दीजिए और इंश्योरेंस कंपनी को सूचना दीजिए, और इंश्योरेंस कंपनी स्पॉट सर्वे करेगी। फिर उसके बाद जो है फाइनल सर्वे होगा, फिर री इंस्पेक्शन होगा। 3 प्रकार का सर्वे होता है कमर्शियल गाड़ियों में। प्राइवेट गाड़ियों के लिए छूट दे के रखी है कि आपकी गाड़ी अगर डैमेज हो जाती है तो आप ले आइए वर्कशॉप में, सूचना दे दीजिए बीमा कंपनी को, और बीमा कंपनी जो है सर्वे करा के आपको मुआवजा देगी। आपसे ये चर्चा बहुत एनलाइटनिंग है हमारे सभी दर्शकों के लिए भी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बातें हैं कि अगर प्राइवेट गाड़ी का एक्सीडेंट होता है या कॉमर्शियल व्हीकल का एक्सीडेंट होता है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी के साथ सर आप ये भी बताएं कि जब इस तरह से इंश्योरेंस करवाते हैं तो ऑनलाइन चूज़ करने में भी अमेंडमेंट्स का या उसमें कुछ सप्लीमेंट्री चेंजेस करने का प्रावधान होता होगा, तो वो किस तरह से कैलकुलेट होता है उसका प्रीमियम अमाउंट? देखिए, प्रीमियम अमाउंट जो है अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा। उसमें बस खाली आपको गाड़ी का मॉडल डालना है, गाड़ी की कैपेसिटी कितनी है वो डालेंगे और गाड़ी का मूल्य डालेंगे आप, तो ऑटोमेटिकली जो है वो प्रीमियम शो हो जाता है। और अगर आपने मारुति डिज़ायर है, मारुति डिज़ायर आपने डाला 2010 की है मॉडल, तो ऑटोमेटिकली 2010 में क्या कीमत थी और उस मॉडल की आज जो है 2022 में 10 की मॉडल की 2022 में क्या कीमत है वो ऑटोमेटिकली फिक्स है, और वो उसके हिसाब से प्रीमियम आ जाएगा। चाहे कोई भी कंपनी करेगी तो वो उसी रेट से ही करेगी। तो ये डेप्रिसिएशन जो है ये ऑलरेडी डिफाइंड है कि ये डिफाइन है और ऑटोमेटिकली ये शो होता है ऑनलाइन। तो कि अगर डिज़ायर है तो 10 का मॉडल है, आज 22 में उसकी कीमत क्या होगी वो फिक्स है जी, तो और उसी के आधार पर बीमा होगा। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके या एजेंट के हाथ में नहीं होता कि गाड़ी की ऑन द डेट ऑफ रिन्यूअल या जब और भी पॉलिसीज़ में हम परिवर्तन करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो डिफ़ाइन करने के लिए भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। ये सेटअप में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर जाता है जितनी पुरानी गाड़ी है उसकी आज की डेट में क्या कीमत होगी। इसी के साथ सर, जैसे इंश्योरेंस क्लेम्स में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें क्या इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन को अप्रोच करना चाहिए और कौन से दस्तावेज़ों के साथ? देखिए, बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और एक लेमैन जो है बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करता है। जी। जैसे इंश्योरेंस कंपनी अधिकतर कहता है कि एफआईआर ले आइए, खात्मा रिपोर्ट ले आइए। हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि खात्मा रिपोर्ट लाने की जवाबदारी ओनर की नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी जो है क्लेम सेटल कर रही है तो इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी है कि वो दस्तावेजों को एकत्र करे। आपको इंटरप्ट करूंगी, एक फ़ोन कॉल के ज़रिए हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं। सागर से विपिन जी हमारे साथ हैं। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते, सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल था कि विज्ञापन आते हैं बहुत सारे टीवी में या फिर अखबारों में पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए, तो उनमें हम कैसे पता कर सकते हैं जो ऐप वगैरह होते हैं कि इस गाड़ी का बीमा है या नहीं है, या फिर हमें बेचना है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना था मुझे। ज़रूर। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं तो सबसे पहले तो उसका रजिस्ट्रेशन देखिए कि किसके नाम से है और उसकी बीमा पॉलिसी है या नहीं है। ये ऑनलाइन देखा जा सकता है? हाँ, ये ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। और अगर बीमा पॉलिसी उसकी नहीं है तो आप खरीदने के पहले आप उनसे बोलिए कि पूरे पेपर आप दें और रजिस्ट्रेशन लेके आप उसका बीमा करा सकते हैं। आप बीमा 2 तरीके से भी कर सकते हैं कि खरीदने के पहले आप पुराने ओनर को बोलिए कि आप बीमा करा के हमको गाड़ी दीजिए। अगर उन्होंने बीमा करा के गाड़ी दे दी है तो आप सबसे पहले खरीदने के बाद आरटीओ में अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराइए, और आरटीओ में जो ट्रांसफ़र हो जाए तो उसकी आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके बीमा कंपनी में जाएंगे जहां पर आपकी पुरानी बीमा पॉलिसी हो, और वहां पर जो है पैसे लगते हैं, GR 17 कहते हैं। GR माने जनरल रूल्स हैं इंश्योरेंस कंपनी के। GR 17 के तहत जो है वो फॉर्म भराएंगे
और पुराने ओनर से नए ओनर में वो पॉलिसी ट्रांसफ़र होगी और उसकी फ़ीस लगती है 50 रुपये। 50 रुपये में आपका बीमा जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा आपको, और वो पॉलिसी जो बची हुई शेष अवधि है वो आपके खाते में चली जाएगी। जी, तो जी, आपको अलग से कोई प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है, केवल 50 रुपये में आपका काम हो जाएगा। जी जी। ये था आपके सवाल का आंसर। हमारे साथ विपिन जी सागर से जुड़े थे जो ये सवाल कर रहे मैं थे। एक और संदेश देना चाहता हूँ, ज़रूर कोई भी बताइए। गाड़ी जो है बिना बीमा के ना चलाए, क्योंकि उसमें जो है कानून भी कहता है, मोटरयान अधिनियम भी कहता है कि बिना बीमा के पब्लिक प्लेस पर कोई गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। तो इसलिए ये एक फ़ायदा भी है कि अगर कोई भी गाड़ी अगर आप खरीदते हैं, चाहे नई खरीदें या पुरानी खरीदें, उसका बीमा जरूर कराएं। जी, हाँ, जी। अगर ये लगता है आपको कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पुरानी गाड़ी हो गई, तो एक्ट पॉलिसी लीजिए। एक्ट पॉलिसी में प्रीमियम 1400 रुपये लगता है। 1400 रुपये में कम से कम आप सेफ रहते हैं लाखों रुपए के लिए। जी जी जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दी जा रही है। सही है कि आप अपनी सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस ज़रूर कराएं। अगर नहीं कराएंगे तो ये एक्ट का वायलेशन होगा, उसमें बहुत बड़ी पेनल्टी भी है जो कि इम्पोज की जा सकती है। इनफैक्ट जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें जिस तरह के प्रावधान नए अभी रिसेंटली किए गए हैं, पिछले कुछ सालों में जो लेटली, उसमें जो डिफ़ाइन किए गए हैं रेट्स पेनल्टी के, वो काफ़ी ज़्यादा हैं पहले की तुलना में। तो अगर आप उनसे बचना चाहते हैं और ख़ुद की सुरक्षा भी करना चाहते हैं तो जैसा सर ने आपको बताया, आप उसमें एक्ट पॉलिसी ले सकते हैं जो कि एक डिफाइंड डेफिनेट रेट है और उसमें सभी की सुरक्षा। आपने 1400 रुपये दे के अपना पॉलिसी का कवरेज करा लिया थर्ड पार्टी। जी जी। आप अगर किसी थर्ड व्यक्ति की किसी की डेथ हो जाती है और सपोज ये समझ लीजिए 30-40 हज़ार रुपये वो कमाता हो, उसकी डेथ हुई है, तो उसका जो है मुआवजा 18-19 लाख रुपए बनेगा। तो 18-19 लाख रुपए देने से बचने के लिए आप 1400 रुपये दीजिए और बीमा कराइए। जी जी जी। और तभी गाड़ी चलाइए। जी जी जी। इसी सवाल के साथ सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज का ये जो हमारा विषय है इंश्योरेंस और कंज्यूमर्स, इस बारे में आप हमारे सभी व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे संक्षेप में? क्योंकि ये कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से अलर्ट रहने की और राइट टाइम पर राइट एक्शन लेने के बारे में जागरूकता के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या देखिए, कहेंगे बीमा की शर्तें जो है मुख्य रूप से 2-3 शर्तें तो सबको मालूम होनी चाहिए जी। कि बीमा कराना चाहिए। नंबर 2 कि जो भी गाड़ी चला रहा है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। आप किसी को भी गाड़ी मत दीजिए अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है। अगर लाइसेंस नहीं है तो बीमा कंपनी मुआवजा नहीं देगी, पूरी जवाबदारी आपके ऊपर आ जाएगी। जी। तो लाइसेंस होना चाहिए, और जो कैपेसिटी दी है उससे हटके आप ज़्यादा कैपेसिटी मत उसमें बैठाइए। सवारियाँ 2 हैं तो 2 बैठाइए। ओवरलोडिंग मत करिए। तो ये सब चीज़ें, अगर गाड़ी चोरी हो गई तो इमीडिएट आप खबर दीजिए, एक्सीडेंट हो गई तो खबर दीजिए बीमा कंपनी को। ये छोटी छोटी चीज़ों की अगर जानकारी आपके पास होगी तो आप बिल्कुल जो है सुरक्षित उसका रहेंगे लाभ और सुरक्षित सारे किसी भी एक्ट्स का वायलेशन नहीं होगा। इसी के साथ आज का ये अंक हम यहाँ संपन्न करते हैं। आशा करते हैं कि आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले मंगलवार ज़रूर देखिए कार्यक्रम कानूनी सलाह। हमारी पूरी टीम की ओर से और मेघा तिवारी की ओर से नमस्कार।